इंपॉर्टेंट, बड़ा बहुत काम का है। ठीक है, ये मान के चल लो कि हमारी पूरी मैकेनिक्स हो, चाहे आगे जाके अगले साल क्या क्लास 12 के टॉपिक्स में अगर हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह की बात कर लें, हर जगह एक पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही प्राइम चीज़ है, बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है जो मैं आनी चाहिए। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बता दे कि हाँ बेटा ये वाला फॉर्मूला है, याद कर ले, तेरा काम बन जाएगा। मैं थोड़ा सा उसके पीछे की जो फील है मैं थोड़ा वो बताने की कोशिश करूँगा, है ना। हो सकता है कि आपको हल्का सा ऐसा लगे कि सर थोड़ा हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फील के चक्कर में, लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो जो फील है वो ऑफ कोर्स किसी आगे जाकर, चाहे हम जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे होंगे, मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है किसी टफ सवाल को करने के लिए वो फील हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए। सो है ना, ठीक है, सो बियर, ठीक, थोड़ा झेलें इस चीज़ को, है ना। जिस तरह से हमने कहा कि मोशन के कारण अगर कोई एनर्जी है तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, उसी तरह से कभी कोई रिलेटिव पोजीशन की वजह से या ओरिएंटेशन की वजह से या कन्फिग्रेशन की वजह से, शेप साइज ज्योमेट्री की वजह से अगर आपके पास कोई एनर्जी है तो दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि शब्दों से इस बात की इतनी ज़्यादा फील नहीं आती कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, लेकिन जैसे हम एग्जांपल्स लेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे आपको फील आ जाएगी। तो सबसे पहले बार लिखना, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, नहीं बेटा, बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ओरिएंटेशन और कन्फिग्रेशन। बेटा कन्फिग्रेशन जो उसकी शेप साइज ज्योमेट्री जो भी, और कन्फिग्रेशन। चलिए मैं इसको दो चार मेरे पास इसमें पॉइंट्स और हैं, सुनना। ऑब्वियस बात है बेटा, एनर्जी है तो यूनिट तो ऑब्वियस बात है कि बेटा इसकी जूल ही होगी, SI यूनिट तो इसकी जूल ही होगी। रही बात बेटा डायमेंशन की, तो डायमेंशन आप जानते ही हैं कि वही होगा जो जूल की डायमेंशन होती है, जो वर्क की डायमेंशन होती है, दैट इज mL/T-2। एनर्जी है तो स्केलर होना इसका तय है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती थी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात है ना, गांठ मान लेना कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है ना, वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। हमेशा हमारे लिए पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है ना, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे क्लास 11 के टॉपिक्स ले लो, चाहे बेटा क्लास 12 वाले जो टॉपिक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे उनकी बात कर लो, हर जगह ही पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे लिए हो सकता है इतनी काम की ना हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि change in potential energy is important then absolute value of potential energy। एब्सोल्यूट बड़ा वैल्यू क्या है पोटेंशियल एनर्जी, उसके मुकाबले पोटेंशियल एनर्जी का जो परिवर्तन है, जो चेंज है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपको सवाल करते करते आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली सर क्या कहना चाह रहे थे। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम कोई पोटेंशियल डिफाइन नहीं करेंगे। आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर कोई वर्क डन करते हैं तो वो जो वर्क डन है वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करेगा, बढ़ाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट अगर हम कोई वर्क डन करते हैं तो वो किसी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो सिस्टम से डिसिपेट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ हीट या फिर इन फॉर्म ऑफ बेड़ा साउंड एंड समथिंग लाइक दैट। लेकिन अगर मैंने किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन किया है तो वो जो मैं वर्क डन करूँगा वो रिकवरेबल है,
और मैं वैसे मानूंगा कि वो किसी फॉर्म के अंदर स्टोर हो गया, और जिस फॉर्म के अंदर वो स्टोर होता है उस फॉर्म का मैंने एक नाम निकाल दिया, दैट नेम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, एज सिंपल एज दैट। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वर्क डन बाय external agent ठीक है, अगेंस्ट एक कंजर्वेटिव फोर्स गेट स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बेटा वो स्टोर हो जाता है। और अगर आपने किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्डन किया तो वो सिस्टम से डिसिपेट हो जाएगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ है ये रिकवरेबल है, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अगेन बेटा अपन जैसे सवाल करते जाएंगे वैसे वैसे हम लगातार देखते जाएंगे। ये बेटा आपका एक बेसिक आइडिया है पोटेंशियल एनर्जी का, ये बेटा आपने समझ लिख ही लिया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगी। बस ध्यान रखना कि स्लोली लेकर आना है, या फिर ऐसे बोल देना कि दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अरे भाई पिछले वाले सवाल में तो इलेक्ट्रिक फोर्स था तो वो फोर्स हो जाएगा। मान लो कभी ग्रेविटेशन आया तो ग्रेविटेशन का वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स आया तो स्प्रिंग का वर्क डन। बड़ा चेंज है तो आप कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बस काइनेटिक एनर्जी जीरो, या फिर ऐसे बोल दो दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वो कंजर्वेटिव फोर्स जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी का चेंज या पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो ग्रेविटी का वर्क डन, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो तो स्प्रिंग का वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, और बड़ा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो तो ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन या मैग्नेटिक फोर्सेस का वर्क डन। लिखना चाहो तो शब्दों में लिख सकते हो बेटा, हालांकि मैं लिखूंगा वही जो मैंने ऊपर लिख रखा है, बस अब मैं वर्ड्स में लिख रहा हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सर कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स? जिस कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आप पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हो उसका नेगेटिव कर देना, वही बेटा आपकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसी को तुम एक तरीके से और कह सकते हो बेटा, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done by external agent against conservative forces without चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। सर इस बार विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा? बेटा काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तभी तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और साइन अपोजिट होंगे। तो अरे भाई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तभी तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर -10 जूल होगा तभी तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन +10 जूल होगा। दोनों बराबर और प्लस माइनस में होंगे, वो तो तभी होंगे ना जब नेट काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो मैंने साथ साथ में ये भी लिख दिया कि विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन करेगा वो हमारे चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम जानते हैं इस बात को कि एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है
और कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तभी तो आप बोल पाओगे कि सर एक्सटर्नल एजेंट जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर है। ये दोनों बराबर तभी तो होंगे जब बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो नहीं होगी बेटा फिर तो एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क डन कर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करेगा। फिर आप नहीं कह सकते कि हाँ सारा का सारा एक्सटर्नल एजेंट का वर्डन सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही चेंज कर रहा है, सॉरी सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज कर रहा है, फिर ऐसा नहीं बोल पाएंगे। तो ये चेंज इन विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी बोलना जरूरी था। आई रियली होप बेटा तुम बड़े आराम से सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो दो मेन पोटेंशियल एनर्जी जो हमें पढ़नी है, मेन ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग, हमें ये पढ़नी है इस चैप्टर में। सिर्फ वो इलेक्ट्रो वाले क्यों एग्जांपल दिया, ऐसे ही फील दिलाने के लिए कि बेटा एग्जैक्टली क्या है। अदरवाइज बेटा पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रो का कोई एग्जांपल ही नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं। ठीक है, मैंने बेटा सिर्फ वैसे आपको बढ़िया तरीके से फील आए इसलिए इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। करते हैं बेटा, मान लीजिए मेरे बच्चों ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है बेटा, अर्थ की सरफेस पर ये m मास का पार्टिकल है, ये m मास की ऑब्जेक्ट है। इस पर बड़ा ग्रेविटी फोर्स लगाएगी नीचे की तरफ mg। कोई एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और मैंने इस बात को एंश्योर किया है कि एक्सटर्नल फोर्स भी mg के बराबर ही है। हल्का सा बड़ा हो तो अलग बात है, बस अदरवाइज बराबर ही है। और नेट फोर्स जीरो हो गया, नेग्लिजिबल नेट फोर्स है इसके ऊपर, तो एक्सेलरेशन जीरो है। तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी के साथ धीरे 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 इस पार्टिकल को मैं ऊपर 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 लाते लाते यहां ले आए। मैं इस m मास के पार्टिकल को h डिस्टेंस ऊपर लिए। अब सुनना बेटा, इस पार्टिकल का अर्थ के साथ एक कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है तो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसका हम नाम निकाल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लो कि इस पार्टिकल के और अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ui, आई मतलब इनिशियल। जब यही पार्टिकल यहां पहुंच गया तब इस पार्टिकल के और अर्थ के बीच में जो इंटरेक्शन है उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू है बेटा लेट्स से uf मतलब फाइनल। तो यहां से यहां तक मैं कहूं बेटा व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बोलोगे सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हिच कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, आप बोलोगे सर यहां पर तो कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी। वहां पर इलेक्ट्रिक था तो इलेक्ट्रिक का लिख दिया था, यहां पर ग्रेविटी तो ग्रेविटी, तो आप कह सकते हो दैट इज माइनस ऑफ, बेटा बोलना यहां से यहां तक ग्रेविटी का वर्डन कितना है, mg है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ग्रेविटी का वर्डन है माइनस mgh। दोनों को सॉल्व किया तो दिस कम्स आउट टू बी प्लस mgh। इसका मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज प्लस mgh है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज u फाइनल माइनस u इनिशियल and that comes out to be mgh। and as I told you, this change in potential energy is more important term as compared to the absolute value of the potential energy। ये जो चेंज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चेंज मुझे ऐसा कह रहा है कि अगर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तेरी जीरो है, लेट्स जीरो है, तो इस वाले पॉइंट पर 0 प्लस mgh कितनी हो जाएगी mgh। अगर इस पॉइंट पर तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो यहां पर तेरी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 1 प्लस mgh। अगर यहां पर तेरी पोटेंशियल एनर्जी x जूल्स है तो यहां से h हाइट ऊपर जब ये पार्टिकल पहुंच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी x प्लस mgh, बड़ा कैपिटल H। अगर सबसे नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, अगर पार्टिकल सबसे नीचे है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर माइनस mgh है तो यहां से h हाइट ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस mgh में mgh जोड़ दो कितनी आएगी 0।
तो तुम इस बात को मत सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तुम सोचो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या है। चेंज ये है कि यहां के मुकाबले यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh ज्यादा होगी और यहां के मुकाबले यहां पर पोटेंशियल एनर्जी mgh कम होगी। द एब्सोल्यूट वैल्यू हैज नो physical significance, only the change in potential energy has the physical significance. I hope you get the point. यहां पर कोई बच्चा बोल रहा है सर 10 जूल है, पार्टिकल यहां पड़ा है तो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 10 जूल है तो यहां पर जब पहुंचेगा तो 10 प्लस mgh है। यहां पर कोई बच्चा बोल रहा है सर माइनस 10 जूल है, मुझे कोई दिक्कत नहीं उस बात से। यहां पर माइनस 10 जूल है तो यहां पर होगा माइनस 10 जूल प्लस mgh। कोई बच्चा बोलते हैं सर यहां पर माइनस mgh है, अरे बेटा यहां पर माइनस mgh है तो ऊपर जाऊंगा तो माइनस mgh प्लस mgh कितनी है, 0। So the absolute value of potential energy has no physical significance for us. Only the value of change in potential energy has physical significance for us. तो आई होप यू गेट द पॉइंट। ऊपर जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh बढ़ जाएगी, नीचे आओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh घट जाएगी। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। नीचे आओगे h डिस्टेंस तो mgh पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, दैट्स इट। और कोई मतलब खास दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चे बोलते सर आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को एक तरीके से और बताया था, आपने कहा था कि इट शुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होना चाहिए। शर्त क्या थी कि स्लोली लेकर जाऊंगा, क्योंकि फास्टली अगर लेकर गया ना फिर एक्सटर्नल एजेंट पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज करेगा और काइनेटिक भी चेंज करेगा। अब एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, mg, उसकी बेटा वैल्यू mg के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कितना है, mg h। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट वाले तरीके से निकाल लो या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी से निकाल लो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिंपली प्लस mgh। आई एम रियली होपिंग कि बेटा आपको सारी बात समझ में आ गई है। एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि बेटा तुम ऐसा सुन रहे हो मैं बोर कर रहा हूँ तुम लोगों को। हालांकि सीधा बोल सकता था कि बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस mgh, नीचे आएगा तो माइनस mgh, बट वो सारी बातें बेटा फील दिलाने के चक्कर में मैंने सारा काम किया। अब मैं और थोड़ी सी फील दिलाना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई पूरे रास्ते एक पत्थर है, 50 किलो का पत्थर है, 50 किलो का पत्थर है, उसको ग्रेविटी खींच रही नीचे की तरफ, कितने फोर्स से, 500 न्यूटन से। मैं उस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसे धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा हूं और 10 मीटर ऊपर ले गया। 50 किलो का पत्थर था, mg था नीचे की तरफ 500 न्यूटन, मैंने 500 न्यूटन ही ऊपर लगाया जानबूझ के कि काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, और 500 न्यूटन फोर्स लगाकर मैं उसको 10 मीटर ऊपर लेकर चला गया। तो मैंने वर्डन किया उस पर प्लस 500 जूल, ग्रेविटी ने वर्डन किया माइनस 500 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया प्लस 500 जूल। या तो ऐसे बोल दो कि मैंने जो वर्डन किया वो सारा का सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को चेंज करने में काम आ गया, या फिर ऐसे बोल दो कि नेगेटिव ऑफ वर्डन बाय ग्रेविटी, तो माइनस ऑफ माइनस 500 बेटा कितना हो गया, 500 जूल। तो मैं इस 50 kg के ऑब्जेक्ट को, सॉरी बेटा मैंने कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ कर दी, 50 kg का था ना, 50 kg का पत्थर था, नीचे की तरफ mg लग रहा था 500 और मैं उसको 10 मीटर ऊपर ले गया। तो मैंने कितना वर्डन किया, सॉरी बेटा 500 नहीं 5000 जूल, और मैंने जो वर्डन किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। इसका मतलब वो पत्थर 50 किलो का जो 10 मीटर ऊपर है वो उस पत्थर के मुकाबले जो नीचे है, भले उसका मास 50 किलो हो, उसके मुकाबले ऊपर वाले पत्थर के पास वर्क करने की क्षमता ज्यादा है। कैसे, भरोसा नहीं हो रहा, उस पत्थर के नीचे खड़े हो जाओ और उस पत्थर को छोड़ दो। कौन सा वाले पत्थर को, ऊपर वाले को। नीचे वाला पत्थर तो तुम पर वर्क डन नहीं कर सकता, लेकिन वो जो 50 किलो का पत्थर आपसे बेटा 10 मीटर ऊपर है, वो जब नीचे आएगा तो आपके सर पर अच्छा खासा फोर्स भी लगा सकता है, अच्छा खासा डिफॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है और आपके सर की शेप, साइज, ज्योमेट्री भी चेंज कर सकता है। इट मीन्स दैट स्टोन, द सेम स्टोन, 50 किलो का पत्थर नीचे पड़ा है और वही 50 किलो का पत्थर ऊपर 10 मीटर ऊपर पड़ा है, तो उसके पास वर्क करने की क्षमता ज्यादा है, उस पर फोर्स लगाने की क्षमता, फोर्स, और जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट करने की क्षमता, डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की क्षमता ज्यादा है। कुल मिलाकर वर्क करने की क्षमता ज्यादा है, और वो जो वर्क करने की क्षमता है वही तो एनर्जी है।
और वो एनर्जी किस कारण से? रिलेटिव पोजीशन के कारण। इस पॉइंट के मुकाबले उस पॉइंट में क्या अंतर है? सेम पत्थर है, सेम बात है, सिर्फ वो सब किस बात का अंतर है? रिलेटिव पोजीशन का अंतर है। अपनी रिलेटिव पोजीशन के कारण वो अपने पास एक एनर्जी लेकर बैठा है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। नीचे पड़े हुए पत्थर के मुकाबले ऊपर जो पत्थर है उसके पास वर्क करने की क्षमता ज्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिलेटिव पोजीशन। ठीक है बेटा, आई रियली होप बेटा सारी बात आपको समझ में आई गई होगी। और ये MgH वाली टर्म जो है ना, ये हमें याद रखनी बेटा, इसमें तो अपन को कोई गुंजाइश है ही नहीं। चलो बेटा फटाफट कुछ सवाल करते हैं। सुनना बेटा, मेरे पास ये बड़ा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है तो मैं उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूंगा। अर्थ पर बड़ा कोई चीज़ पड़ी रहती है ना, तो अक्सर पोटेंशियल मतलब जीरो मान लेते हैं। हालांकि हम जीरो कहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है बेटा कि मेरे पास एक रॉड है और वो रॉड ऐसे पड़ी है, वर्टिकल रॉड है बेटा, यूं पड़ी है। ये मेरे पास एक M मास की, ये पेन ये फुल नहीं है, उधर रख दो उसे। ठीक है टेढ़ा करके। ठीक है। ये बेटा मेरे पास एक M मास की L लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म मतलब बेटा हर बराबर लेंथ पर बराबर और मास। ये जो रॉड है ये इस तरह से ग्राउंड के साथ वर्टिकल पड़ा है, वर्टिकल पर। ठीक, अगर ये रॉड यूं पड़ी होती तो रॉड का हर हिस्सा ग्राउंड से L हाइट ऊपर होता, तो हम सीधे ही बोल देते कि रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgH, H नहीं बेटा सॉरी L, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MgL है। लेकिन अब यहां पर तो इस रॉड का कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट जीरो है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा, किसी की और ज़्यादा, किसी की और ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा। तो अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग हाइट पर है। ऐसे में मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूंगा अभी दिखाता हूं। बड़ा सवाल लिखिए, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a rod assuming potential energy at ground to be zero। बेटा यहां पर जीरो अज्यूम करनी, तो मेरे पास एक प्लान है बेटा। अब मैंने तुम लोगों को यह सिखा रखा है कि अगर कोई M मास ग्राउंड से x डिस्टेंस ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहां पर अगर जीरो है तो यहां पर होगी M इंटू जी इंटू एक्स, एक्स मतलब बेटा हाइट, यही सिखा रखा है। लेकिन यहां पर तो अलग अलग पार्टिकल की हाइट अलग अलग है। सर क्या करें? बड़ा बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या करनी है सुनना बेटा। हम क्या करेंगे, बेटा कि यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाएंगे, यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और ऐसे छोटा सा कट लगा देंगे dx विड्थ का। ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इसकी चिंता वाली बात ही नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछेगा ना कि इसकी ग्राउंड से हाइट कितनी, तो बोल दूंगा x। ये dx इतना छोटा है कि हम झगड़ा नहीं करेंगे कि इसकी हाइट x है या x प्लस dx है। भाई पूरी रॉड में तुम झगड़ा करोगे कि सर इसकी हाइट 0 है, इसकी L/3 है, इसकी L/2 है, लेकिन ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है इसकी हाइट में आप झगड़ा नहीं करोगे। आप बोलोगे सर इसकी हाइट तो x है, बस इसका मास पता लग जाए बेटा। इसका मास पता लगना बेटा बहुत आसान सा काम है। सुनना, पूरी रॉड जिसकी लंबाई L है उसका मास है m, तो वन लेंथ का मास होगा m/l। तो dx लंबाई पर जो मास पड़ा होगा बेटा वो होगा m/l इंटू dx।
तो इसका छोटा सा मास हमने यूनिटरी मेथड से निकाल दिया m/l इंटू dx। सिंपल। सर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दो आप। तो बस बेटा मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं कि ग्राउंड पर अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसका मास, कितना मास है बेटा इसका, m/l इंटू dx इंटू g इंटू हाइट। हाइट में मेरे बच्चे कहेंगे सर झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप x लिखो चाहे x प्लस dx लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि dx बहुत ही छोटा है, उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी है सिर्फ और सिर्फ इतने से एलिमेंट की। एलिमेंट तो यहाँ भी है, 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 सबकी लिखनी है। बड़ा सबकी लिखनी है तो जोड़ दो। अरे जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। तो अगर आपको नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने की जरूरत है, mg/l इंटीग्रेशन x dx। बेटा x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है, 0 से लेके l तक। आसान सा बेटा इंटीग्रेशन है, mg/l x dx का इंटीग्रेशन x²/2 आएगा। मेरे बच्चे लिमिट लगाएंगे बेटा कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। और पोटेंशियल एनर्जी का आंसर कितने इत्मीनान से आ गया है, mg/l/2। हालांकि आंसर इतना आसान आया है कि हम इसका एक लॉजिक भी बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की अगर रॉड पड़ी हो तो हम उस पूरी की पूरी रॉड को पड़ा हुआ मान लेंगे उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। यूनिफॉर्म रॉड है तो कहां पड़ा मान लेंगे, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये रॉड है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर बेटा यहां कहीं होगा। कहां पर, l लेंथ की रॉड है, कहां पर होगा, l/2 पर, बिल्कुल बीच में मान लो आप तो। और सीधा का सीधा पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूं mg/l/2। इस पॉइंट को हम आगे जाकर बेटा एक नाम भी देंगे, सेंटर ऑफ मास। जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब क्या नाम देंगे बेटा, सेंटर ऑफ मास। अगर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो आप उसको उसके सेंटर ऑफ मास पर पड़ा हुआ मान सकते हो और सीधा लिख सकते हो कि m इंटू जी इंटू एच। एच किसकी हाइट, सेंटर ऑफ मास की हाइट, सेंटर ऑफ मास की। चलो बच्चों इस बात को मैं छोटे से एग्जाम्पल से और समझाता हूं। हो सकता है कि मेरे बच्चे ना समझो तो मैं एक बार वापस समझाता हूं। बेटा ये आपका ग्राउंड, सवाल के अंदर हमें बोल रखा है, बड़ा सवाल में हमें बोल रखा है कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेनी है। हमारे पास बच्चों एक रॉड पड़ी है और रॉड जो है वो ऐसे है, यूनिफॉर्म रॉड है, ऐसे पड़ी बेटा, m मास की l लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड है बेटा। और ये वाला एंगल थीटा है और मुझसे पूछा है कि इस रॉड की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखो ग्राउंड पर 0 मानते हुए। कुछ ना कुछ थोड़ा ग्राउंड माननी पड़ेगी ना। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। बेटा फिर से वही कहानी, रॉड का कोई हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट 0 है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, और इस हिस्से की हाइट तो सबसे ज़्यादा है l sin थीटा। तो हर हिस्से की हाइट तो बड़ा अलग अलग है। सर कैसे लिखें फिर, सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइट पे कोई पार्टिकल पड़ा हो तो सर mgs लिख देता, आप कैसे लिखूँ। अगेन बेटा यू नो द प्लान वेरी वेल। मैं क्या करूँगा बेटा, मैं क्या करूँगा, कि यहां से x डिस्टेंस दूर जाऊंगा और एक छोटा सा एलिमेंट कट करूंगा जिसकी थिकनेस होगी dx। ठीक है बेटा, इसका मास तुम जानते हो, यूनिटरी मेथड से हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। अरे बेटा यूनिटरी मेथड ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं हो गई है। यूनिटरी मेथड बेटा इतने रुपए के इतने आम तो कितने रुपए कितने आम। ठीक है, l लेंथ पर m मास तो dx लंबाई पर कितना मास। ठीक है, इसका मास लिख दिया। आखिर इसकी हाइट कितनी है बेटा, ग्राउंड से इसकी हाइट x नहीं है, x sin थीटा है। तो लिख देना कि इस इतने से एलिमेंट की छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट विल बी मास है dm इंटू जी इंटू हाइट। हाइट इज x sin थीटा और पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितनी आएगी, इंटीग्रेट कर दूंगा बेटा। dm बोलना कितना है, dm है m/l इंटू dx इंटू जी इंटू x sin थीटा। बड़ा सब कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, सिर्फ x वेरिएबल है। m बाहर, g बाहर, sin थीटा बाहर,
एल बाहर, सिर्फ और सिर्फ एक्स डी एक्स में बेटा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से लेके एल तक, आसान सा इंटीग्रेशन है बेटा। मेरे पास आंसर आ जाएगा एम जी एल साइन थीटा बाई 2, ये हमारा आंसर। हालांकि ये वाला आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है तो बेटा इस पूरी की पूरी रॉड को कहाँ पड़ा मान लो, अरे भाई रॉड है एल लंबाई की, तो इस पूरी पूरी रॉड को पड़ा मान लो इसके सेंटर पे। अरे बेटा सेंटर कितने डिस्टेंस पे होगा, L/2। अरे L/2 तो ये है, मुझे तो इसकी हाइट चाहिए बेटा। ये हाइट कितनी है, L/2 का साइन थीटा। बेटा पोटेंशियल एनर्जी आ गई है mgh, h इज L/2 का साइन थीटा, L/2 का साइन थीटा। आई रियली होप कि बेटा आपको सारी की सारी बात समझ में आ गई है, कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं था। आप ऐसे याद कर सकते हो कि कोई भी सिमेट्रिक सिस्टम होगा उसमें तो हम सेंटर पर पड़ा हुआ मान सकते हैं सारा का सारा मास। जैसे 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 मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लो कि बेटा आपके पास ये एक सरफेस है, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और मेरे पास इस तरह से एक स्क्वायर प्लेट है, ऐसा मेरे पास ये एक स्क्वायर प्लेट है, ये लेंथ L, ये लेंथ L, m मास है, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कोई मुझे बोल दे कि सर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगी, तो ऑफ कोर्स बड़ा इस प्लेट का कुछ हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट 0 है, कुछ हिस्से की हाइट ज़्यादा है, कुछ की और ज़्यादा है, कुछ की और ज़्यादा है, कुछ की और, और एक हिस्से की बड़ा लेंथ हाइट L भी है। तो सर क्या करें बेटा, पूरी की पूरी स्क्वायर प्लेट को कहाँ पड़ा हुआ मान लेंगे, सेंटर पे। ये रहा सेंटर, कितने डिस्टेंस पे बेटा, L/2 पे। हम बड़े आराम से पोटेंशियल बोल देंगे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 है, तो सारी की सारी रेक्टेंगुलर प्लेट को कहाँ पड़ा मान लेंगे, सेंटर पे। m मास L/2 हाइट पर है, तो m इंटू जी इंटू L/2। क्या सोचना है इसमें। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कोई इस तरह से स्फीयर है, यूनिफॉर्म स्फीयर बेटा, हालांकि सॉलिड हो होलो हो एक रिजल्ट आएगा। यूनिफॉर्म स्फीयर है, m मास है, r रेडियस है, तो ऑब्वियस बात है कुछ हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट 0 है, कुछ हिस्सा ऐसा है जिसकी हाइट ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा है। इसकी हाइट बेटा कितनी है, 2r। सर कैसे लिखो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी, सारे के सारे बेटा स्फीयर को कहाँ पड़ा मान लो, सेंटर पे। सेंटर पे पड़ा मानोगे तो बेटा ये डिस्टेंस विल बी r, बेटा ये हाइट विल बी r, और सीधे आप कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी ऑब्वियसली m इंटू जी इंटू r। सिंपल। अगर आपके पास बड़ा मान लीजिए कि इस तरह से कोई यूनिफॉर्म सिलेंडर है, ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है जिसकी रेडियस मेरे पास होगी कैपिटल R और जिसकी हाइट होगी h। अब इसमें कुछ हिस्से की हाइट बड़ा 0 है, किसी की ज़्यादा है, किसी की और ज़्यादा। क्या करूं बेटा, अगर ये यूनिफॉर्म सिलेंडर है तो बेटा इसके सेंटर पे आ जाओ। बेटा इसका सेंटर मेरे ख्याल से यहीं कहीं आता होगा। इसका सेंटर बेटा ग्राउंड से कितनी हाइट पे आएगा, h/2। अगर इसका मास m है, सारा का सारा मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप कह सकते हो कि ग्राउंड पर अगर पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू h/2। समझ ही गए होंगे यार, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे काम से बच सकते हैं। हमें इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, लेकिन इस तरह से हम सारा सारा काम निपटा सकते हैं। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। हालांकि वैसे बातों ही बातों में मैं आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बता चुका हूं, लेकिन चलिए बेटा फॉर्मूले भी सुन लीजिए। नेक्स्ट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सोचते हैं बेटा, आपके पास मान लीजिए बच्चों कि ये कोई फिक्स्ड वॉल है ऐसे, और इसके साथ हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है, ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k, ये नेचुरल लेंथ पे, ठीक है बेटा। नेचुरल लेंथ पर जब स्प्रिंग है तो मैं उसकी पोटेंशियल 0 मान रहा हूं।
भाई कहीं ना कहीं तो जीरो माननी थी, तो मैंने यहाँ पर जीरो मान रहा हूँ कि स्प्रिंग जब भी नेचुरल लेंथ पर होगी तो मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानूंगा। ठीक, कहीं ना कहीं थोड़ा माननी थी। अब इस स्प्रिंग को धीरे धीरे स्लोली 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 मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ बेटा, बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। मान लीजिए कि एक्स एक्सटेंशन हो गया, तो एक्सटर्नल एजेंट बेटा फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। ऑब्वियस बात है कि इसी पॉइंट पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अंदर की तरफ। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू तुम लोग जानते हो बेटा कितनी आएगी, के एक्स। एक्सटर्नल फोर्स वो बड़ा धीरे धीरे खींच रहा है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, के एक्स। ठीक, अब मैं कहूं कि मान लो कि शुरुआत के अंदर आपकी नेचुरल लेंथ थी और बाद में आपका एक्स का एक्सटेंशन हो गया, तो बताओ, मैंने आपको बड़ा कई बार निकाल के दिखा रखा है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या होगा। आप बोलोगे सर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन होगा कि एक्स फोर्स लग रहा है सामने की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है सामने की तरफ डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से लेके एक्स तक, दैट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में स्प्रिंग का फोर्स है अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ, तो कॉस पाई और आएगा, कॉस पाई बेटा -1 होता है, तो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा -हाफ के एक्स स्क्वायर। चलो मुद्दे पे आता हूं। इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी मैं उसको एक बार के लिए यू फाइनल कह रहा हूं। अब बाय डेफिनेशन मैंने मेरे बच्चों को सिखा रखा है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मतलब जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट? ऑफ कोर्स बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग फोर्स। तो आप बोलोगे सर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बेटा यू इनिशियल हमने नेचुरल लेंथ पे जीरो मान रखा है, शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग का वर्क डन बेटा पहले से ही हमारे पास कितना आ गया, -हाफ के एक्स स्क्वायर। सो आप कह सकते हो कि हमारे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको आप एक तरीके से बेटा और सोच सकते थे, कैसे कि आप कह सकते थे कि सर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज बेसिकली इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होने रही है, हम स्लोली धीरे धीरे सामने की तरफ खींच रहे हैं। इससे भी बड़ा आपके पास एग्जैक्टली यही आता है कि यू फाइनल माइनस जीरो इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बड़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हालांकि मैंने सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन के लिए किया, लेकिन जैसा काम एक्सटेंशन के लिए एग्जैक्टली वैसा ही काम कंप्रेशन के लिए। तो आप सीधा का सीधा याद रख सकते हो, मैं याद रखने वाली बात बता रहा हूँ कि अगर नेचुरल लेंथ पर हो तो आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन जीरो है, तो उस केस में तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, सिंपल। और अगर आपके पास एक्स का एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन है तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल। तो बड़ा आपके पास आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल, इतनी सी बात है। इससे हमारे सारे के सारे काम वैसे ही बन जाएंगे, हमें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर स्प्रिंग के केस में अगर आप याद करना चाहो तो सिर्फ इतना से याद रख लो बेटा, हमारा बड़े आराम से काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलो मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि सर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन या कंप्रेशन ग्राफ बनाओ, बेटा बना दूंगा। इधर की तरफ x, इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी। बेटा इधर x पॉजिटिव है तो ये एक्सटेंशन है, इधर x नेगेटिव है तो बेटा ये एक तरह से कंप्रेशन है। हमारे पास u इज इक्वल्स टू क्या आया था बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, u पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, ऑब्वियसली इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वही मेरा माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, u पर पावर 1, x पर पावर 2, दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर नोन एज क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। और इनकी इक्वेशन बड़ा कैसे, और इसका ग्राफ कैसा आता है, पैराबोला टाइप बड़ा ग्राफ आता है। आप कह सकते हो कि इसका ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा। नेचुरल लेंथ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, फिर चाहे आप एक्सटेंशन करो चाहे कंप्रेशन करो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो स्क्वायर ऑफ एक्सटेंशन और कंप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने ऐसे बोला था ना, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है, याद रहना चाहिए बेटा, ये वाला ग्राफ है ना, कोई बहुत बड़ा काम तो बड़ा ये ग्राफ है नहीं, है? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं यार। ठीक है, बढ़िया। दो बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से सवाल पूछता हूं। दो बेटा बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से सवाल पूछता हूं, आराम से इत्मीनान से करना।
दोनों ही सवाल वैसे अगर कॉन्सेप्चुअली देखें तो रिलेटेड से ही है। ये बड़ा फिक्स्ड वॉल और इस फिक्स्ड वॉल के साथ ये एक स्प्रिंग, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, बड़ा स्प्रिंग कांस्टेंट है के। ये जो सरफेस है बड़ा ही रफ है और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कुछ नहीं बोल रखा तो आप ये मान के चलोगे कि चाहे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो, दोनों ही म्यू है। और इसके साथ बेटा मैंने एक ब्लॉक चिपका रखा है, ब्लॉक चिपका रखा है। इस ब्लॉक में बेटा ये ब्लॉक है ना, कहीं भी हो सकता है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे भी हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। लेकिन इतना तय है कि हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। ये गिवन है कि हमारा जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है। नेचुरल लेंथ पे भी स्प्रिंग हो सकती है, कंप्रेशन भी हो सकता है, एक्सटेंशन भी हो सकता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी that can be stored in spring। लेकिन बेटा ब्लॉक क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पर आना चाहिए। ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पर रखते हुए स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। सोचते हैं बेटा, सोचते हैं। पहली बात तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला में पता है कि दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर आपको इस पोटेंशियल एनर्जी को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे इस एक्सटेंशन या कंप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है। अब वैसे बड़ा चाहे एक्सटेंशन कर लो चाहे कंप्रेशन कर लो, एक ही बात है, दोनों में कैलकुलेशन का कोई अंतर नहीं आएगा। तो मुझे इस एक्स को मैक्सिमाइज करना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है या मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है। मैं दोनों में से एक कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हो सकता है, अच्छा एक्सटेंशन या कंप्रेशन इतना ही होना चाहिए कि आपका जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। तो मैं दोनों में से एक केस लेता हूँ, कंप्रेशन का लेता हूँ। चलो मान लीजिए बेटा कि सिचुएशन ऐसी आई कि हमने स्प्रिंग को अच्छा खासा कंप्रेस कर दिया, लेट्स से एक्स कंप्रेस कर दिया, और ये ब्लॉक यहां पर है। ब्लॉक बेटा अब भी इक्विलिब्रियम पे है। अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया एक्स तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इस तरफ के एक्स, इस कारण से ब्लॉक जाना चाहेगा लेफ्ट। तो ऑब्वियस बात है जो ग्राउंड होगा उसका स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, ठीक है बेटा। ये स्टैटिक फ्रिक्शन चाहता क्या है कि ब्लॉक ना मूव करे, है ना, मूव ना करे। अच्छा बेटा ध्यान देना इस बात को कि मुझे एक्स को मैक्सिमम करना है। अब जितना ज्यादा कंप्रेशन मैक्सिमम होगा ऑफ कोर्स बेटा ये वाला फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स जितना ज्यादा होगा तो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं। हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट हो जाए, वो तो एक लिमिट तक ही अपनी वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है। तो जिस टाइम पर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस टाइम पर आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया से जानते हैं कि सर दैट इज म्यू इंटू नॉर्मल या फिर म्यू इंटू एम जी। यहाँ थोड़ा नॉर्मल एम जी की बराबर ही ना। और आप कह दोगे सर इस केस में हमारा जो k इंटू एक्स मैक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी, या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ जाएगी म्यू एम जी बाई के। इससे ज्यादा कंप्रेशन मत कर देना बेटा। आप जो मैक्सिमम कंप्रेशन कर सकते हो बेटा वो कितना कर सकते हो, म्यू एम जी बाई के कर सकते हो। अगर आपने ब्लॉक को हल्का सा भी और आगे शिफ्ट कर दिया ना तो आपका के एक्स ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन तो इस वैल्यू से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो आपका ब्लॉक कर जाएगा मूव। हमें ब्लॉक मूव नहीं कराना, हमें तो ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है, इक्विलिब्रियम पे रखना है। हो गया बेटा हमारा काम। तो हमारा सवाल था कि बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। बेटा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो ब्लॉक स्टोर कर सकता है, स्प्रिंग स्टोर कर सकती है ब्लॉक को रेस्ट पे रखते हुए, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्सिमम का स्क्वायर।
सर ये एक्स मैक्स कहाँ से लिखूं? बड़ा हम पहले से बता चुके हैं कि एक्स मैक्स की जो वैल्यू है दैट इज म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के से के कैंसिल, दैट इज म्यू स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दिस स्प्रिंग कैन स्टोर। अच्छा, अगर आपने एक्स का एक्सटेंशन किया होता तब बेटा ये बात थी, तो बस इतना सा फर्क पड़ता कि स्प्रिंग खींचती इस तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगता। एक्सटेंशन मैक्सिमम होता तो के एक्स मैक्सिमम होता, तो फ्रिक्शन फोर्स भी मैक्सिमम होता। फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू एम जी। आपका बड़े आराम से तब भी बेटा यही सॉल्यूशन होता, वही आपका आंसर होता, कोई ऐसे डिफरेंट बात नहीं होती। ठीक है, आगे चलो बेटा। नेक्स्ट इज, चलो बच्चों मैं ऐसा सा ही एक सवाल आपसे और पूछ लेता हूँ बेटा। मैं आपसे बेटा एक सवाल ऐसा ही और पूछ रहा हूं। हालांकि इसमें न्यूटन्स लॉ वगैरह के फंडे ज़्यादा है बेटा, न्यूटन्स लॉ के, फ्रिक्शन के, इनके फंडे ज़्यादा हैं सवाल। लेकिन ठीक है, आपको तो बेटा मुझे तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्प्रिंग फोर्सेस के साथ कंफर्टेबल महसूस कराना है। मेरा काम तो एक बार के लिए वही है। ये आपके पास बड़ा फिक्स्ड वॉल है, ये जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसमें बड़ा एक्सटेंशन कंप्रेशन हो सकता है। ठीक, और ये आपके पास कोई, एक मिनट, बड़ा आपके पास कोई वेज है इस तरह से, इस वेज का जो मास है बड़ा वो कैपिटल एम है, ये वाला एंगल आपका थीटा है। एक दूसरा वेज और है बेटा, एक दूसरा वेज और है, और ये डायग्राम वगैरह देखकर आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरह के काम हमने पहले से कर रखे हैं। दूसरा वाला जो वेज है वो इस तरह से है। ठीक है, और जो दूसरा वाला वेज है उसको हमने बेटा इस तरह से फंसा रखा है किसी ऐसे ट्यूब के अंदर, ऐसे ट्यूब के अंदर फंसा रखा है। दूसरे वाले का जो मास है बेटा वो स्मॉल एम है, इस बड़े वाले का कैपिटल एम है। अब सवाल में सिचुएशन ये है कि सारा का सारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है, कोई कहीं नहीं जा रहा, सारे के सारे रेस्ट पे हैं, सारा का सारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। मैंने कह रहा हूँ सवाल के अंदर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि स्प्रिंग के अंदर कितनी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है। फाइंड स्प्रिंग potential energy stored in spring if entire system is at rest। वो मैंने पहले लिखी दी है। अगर हमसे स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो इसका मतलब हमसे वही जानना चाहते हैं कि बताइए कि हाफ के एक्स स्क्वायर कितना होगा। एक्स क्या है? कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन है। के तो दे रखा है, तो सवाल में एग्जैक्टली मुझसे एक्स पूछा है, ये तो दे रखा है, हाफ वैसे ही पता है, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पूछा है। देखते बेटा, सबसे पहले इस स्मॉल एम को देखते हैं बेटा, हम सबसे पहले इस स्मॉल एम को देखते हैं, इस पर कौन से फोर्सेस कैसे कैसे हैं। अगर मैं स्मॉल एम को देखूं तो बेटा इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा सा है। सबसे पहले इस पर नीचे की तरफ लगेगा एम जी। ये बेटा मैंने एफ बी टी पहले आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वगैरह में सब बना के दिखा रखी है। और नॉर्मल लगेगा ऐसे, इस नॉर्मल का वर्टिकल एंगल कितना होगा? थीटा। इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट आएंगे, एन का कॉस थीटा और एन का साइन थीटा। एन के साइन थीटा को तो जो इस साइड वाली दीवार है ये बैलेंस कर देगी ऐसे, एन डबल डैश इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा। और ये जो एन कॉस थीटा लगा हुआ है इसको एम जी बैलेंस कर देगी, तो मेरे पास आ जाएगा एन कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो एम जी के बराबर है। चलो अच्छी बात है। अब इस कैपिटल एम पे आते हैं। कैपिटल एम पर कौन से फोर्सेस हैं? कैपिटल एम पर अगर देखें तो सबसे पहले कैपिटल एम जी नीचे की तरफ, जमीन का नॉर्मल ऐसे, जो नॉर्मल कैपिटल एम ने स्मॉल एम पर यू लगाया वही नॉर्मल ऑफ कोर्स स्मॉल एम भी यू लगाएगा, और स्मॉल एम ने वही नॉर्मल लगाया ऐसे, वर्टिकल से कितने एंगल पे? थीटा पे। अब ऑब्वियस बात है कि इस एन का जो कॉस थीटा होगा और कैपिटल एम जी होगा उसको तो ग्राउंड का नॉर्मल बैलेंस कर देगा। हाँ, इधर की तरफ एक एन साइन थीटा जरूर आ गया है। इस एन साइन थीटा के कारण ये वाला जो ब्लॉक है, मतलब बड़ा वाला जो ब्लॉक है वो जाना चाहेगा राइट,
लेकिन सवाल में बोल रखा है कि ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, तो ज़रूर कोई ना कोई फोर्स इधर की तरफ भी लग रहा होगा, ज़रूर किसी ने इसको पुश किया होगा। किसने पुश किया होगा? ऑब्वियस बात है, स्प्रिंग ने पुश किया होगा। कितने फोर्स से? kx फोर्स से पुश किया होगा। तो ज़रूर स्प्रिंग के अंदर कोई ना कोई कंप्रेशन है, और उस कंप्रेशन की जो वैल्यू है बट आपके पास कितनी है? kx। तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास बड़े इत्मीनान से आ गई है कि n sin थीटा की वैल्यू कितनी है? kx। अरे x ही तो चाहिए था अपने को, x ही तो चाहिए था बेटा। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, मेरे पास आ गया tan थीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू kx अपॉन mg। बेटा यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई है mg tan थीटा अपॉन k। यही ना? हाँ बेटा यही है। मुझसे बेटा कंप्रेशन थोड़ी पूछ रखा है, मुझसे तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रखी है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, सॉरी बेटा कंप्रेशन का स्क्वायर। कंप्रेशन का स्क्वायर इज m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन k स्क्वायर। बेटा k से k कैंसिल, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई है m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। सारे के सारे जो एनर्जी है वो उन टर्म्स में आ गई है जिन टर्म्स के अंदर में आंसर चाहिए था। बड़े ही प्यार से हमारा आंसर आ चुका है, समझ गए बेटा? ठीक है, आगे चलिए बेटा। हमारे लिए एक बार ये दोनों पोटेंशियल एनर्जीज काफ़ी हैं बेटा। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। इससे हमारा सारा का सारा काम इस चैप्टर का तो बन जाएगा। हालांकि हम आगे जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, कभी कभी मैग्नेटिज्म के अंदर बड़ा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, कभी ना कभी हो सकता है बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी भी हम पढ़ें। ठीक है, लेकिन वो तब की बातें हैं, है ना, अभी उनके इतने लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा। नेक्स्ट इज जनरल रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में इन जनरल मैथमेटिकली क्या रिलेशन आता है वो भी हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि हमें काफ़ी तक आइडिया लग चुका है कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है उसका जो नेगेटिव है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वगैरह है। हमें काफ़ी तक बहुत सारी बेसिक बातों का आइडिया लग गया, लेकिन थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली डिटेल में और देख लेते हैं। ये सारा का सारा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बड़ा कभी ना कभी फिर से आएगा। ये आएगा इलेक्ट्रो के अंदर भी आएगा और ग्रेविटेशन के अंदर भी आएगा, सेम चीजें आएंगी। ठीक है, तो आप उस टाइम चाहो तो अगेंस्ट को स्किप कर सकते हो, सेम सवाल सेम कहानी बड़ा बिल्कुल मोरलेस ऐसा ही रहेगा। तो उस टाइम आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक, मान लीजिए आपके पास बड़ा कोई कंजर्वेटिव फोर्स है। लेट्स से दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज समथिंग, this force is along x axis, this force is along y axis, this force is along z axis। ठीक है, मुझे इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें ढंग से लिखनी आती है कि दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स। सर वर्क डन कैसे लिखें? बेटा वर्क डन के लिए तुम जानते ही हो कि हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चों को लिखना आता है कि डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई का जे कैप प्लस डी जेड का के कैप। फिर ना आप कह सकते हो कि सर इट इज बेसिकली माइनस, तो ठीक है बेटा, दैट इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज dx का i कैप, dy का j कैप, dz का k कैप। जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो बेटा मेरे पास आ गया दैट इज माइनस एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ वाई डी वाई माइनस एफ जेड डी जेड। ये मेरे पास आ गया एक तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, छोटी सी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेसिकली है क्या? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ही तो है यार। अगर आपको बड़ा कभी बड़ा चेंज निकालना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दो x की इनिशियल वैल्यू, y की इनिशियल वैल्यू, z की इनिशियल, एक मिनट एक छोटा सा काम और बच गया।
मेरे बेटा ये एक्सप्रेशन काम आएगा तो मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मेरे बेटा ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ा काम आएगा बाद में, मैं इसे एक बार कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ। क्या था, जब इनिशियली आपका एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स आई, इनिशियली आपका y कोऑर्डिनेट था y और इनिशियली आपका z कोऑर्डिनेट था z, तो उस पॉइंट पर आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी लेट्स से ui। तो किसी दूसरे पॉइंट पे फाइनली आपका x कोऑर्डिनेट है xf, y कोऑर्डिनेट है yf और z कोऑर्डिनेट है zf, तो उस पॉइंट पर लेट्स से बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी है uf। इस तरह से इंटीग्रेट करके आप इनिशियल पोजीशन पर अगर पोटेंशियल जी पता हो तो आप फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल जी निकाल सकते हैं। कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या? अभी बता देता हूँ, मैं एक दो सवाल करके दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली सर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी चलो एक बार के लिए मैं ऐसे बता दूँ कि बेटा डी यू को इंटीग्रेट करोगे तो यू आएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यू इनिशियल से यू फाइनल तक, और आपके पास से ये आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस तरह से हम निकाल लें। चलिए मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है। जैसे लेट्स से बेटा मेरे पास कोई फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड लेट्स बेटा दैट फोर्स इज समथिंग लाइक दिस, -2x i कैप प्लस 3y² j कैप -4 टाइम्स z³ k कैप। ये बड़ा लेट से कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण 1, 2, 3 जो पॉइंट है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मुझे गिवन है कि 10 जूल्स है, गिवन है कि 10 जूल्स। मुझे ये पूछा है कि ये बताइए कि 2, 3, 4 वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आई होप बेटा सवाल एक्सप्लेनेटरी हो गया अपने आप ही, ठीक है, समझ में आ गया। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इस कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये पूछा है। बड़े आराम से कर देंगे, बड़े इत्मीनान से कर देंगे। हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज ऑफ कोर्स बेटा माइनस F.ds। सीधा लिख दो बेटा, ds में dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप, इस तरह के साइज आएंगे। मैं सीधा लिख दूँ बेटा, मेरे पास माइनस को मैनेज करने के बाद ये आएगा 2x dx -3y² dy प्लस 4 टाइम्स z³ dz। बेटा मैंने एक स्टेप उड़ा दिया, चलेगा ना, माइनस लगा दिया और बेटा ds में मैंने dx i कैप, dy j कैप ऐसे लिख दिया। अब छोटा सा काम बचा बेटा, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट। शुरुआत में जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3 है, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है 10 जूल। जब आपके x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी और z की वैल्यू 4 हो जाएगी, उस टाइम पर मुझसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सिंपल सिंपल बेटा, डी का इंटीग्रेशन आएगा u, कहां से कहां तक मेरे बच्चे, 10 से लेके u तक। 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x², कहां से कहां तक बेटा, 1 से 2 तक, ओहो माइनस। बेटा 3y² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, y³ बेटा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 2 से 3 तक, प्लस बेटा 4z³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z⁴, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 3 से 4 तक। जानबूझ के मैंने वैल्यूज बेस करके चूज किया कि मुझे इंटीग्रेशन करने में कमजोर है, ठीक है, तो बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट्स भी बड़े आराम से आ जाएगी। बेटा इसमें u को एक बार u रखना, u रख दिया, u को अब 10 रखना, फाइनल माइनस इनिशियल, x को 2 रखना तो बेटा 4, x को 1 रखना तो 1, y को 3 रखना, 3⁻³ इज 27 माइनस 2⁻³ इज 8, ये तो प्लस है ना। बेटा z की जगह 4 रखना, 4⁻⁴ 256, 3⁻⁴ 81। ले बेटा मुझसे तुमने पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, 10 जूल तो इधर आ जाएगा, ये 3 आ गया है, माइनस, अरे बेटा 27 में से 8 गया बेटा, कितना बचेगा, 19 प्लस
बड़ा ये कितना हो गया 175 प्लस 13 बड़ा कितना हो गया 188 है ना, 13 ऐड किया तो माइनस 90 दैट इज 169 जूल्स। बेटा कैलकुलेशन कर लेना यार तुम भी ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ठीक है तुम सेट कर देना, मेरे ख्याल से तो सही है। अगर किसी ने मुझसे इस सवाल में ये पूछा होता कि बताओ x, y, z पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब किसी जनरल पॉइंट पे x, y, z पे, तो बेटा मुझे x, y, z पर अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछी होती तो बेटा यहाँ पर मैं x लिखता, यहाँ पर y लिखता, यहाँ पर z लिखता, आंसर आ जाता। ऐसा सवाल है बेटा शीट के अंदर कि बताओ x, y, z पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बेटा यहाँ पर x लिख देना, यहाँ पर y लिख देना, यहाँ पर z लिख देना, आंसर आ जाएगा। चलो कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। फाइंड potential energy at any general point x, y, z। ठीक है, बहुत सिंपल, सारे काम बेटा बिल्कुल वैसे के वैसे। ये इंटीग्रेशन कहाँ तक, x तक, ये y तक, बेटा कहाँ तक, z तक। तो बेटा मेरे पास ये आ जाएगा u माइनस 10, इसको इंटीग्रेट करूँगा 1 से लेके x तक, तो बेटा मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस, सॉरी x नहीं बेटा, x स्क्वायर माइनस 1। बेटा यहाँ पर मैं इंटीग्रेट करता 2 से लेके y तक, बेटा y को y रखता तो मेरे पास आ जाता क्या, माइनस कितना बेटा, y क्यूब माइनस 8। बेटा यहाँ पर 4 की जगह z रखता तो मेरे पास आ जाता प्लस z रेस टू पावर 4 माइनस 80। बेटा इस 10 को इधर लेना, x, y, z पर भी आप बड़े आराम से किसी पॉइंट पर इस तरह से पोटेंशियल जी लिख सकते हो। और यहीं पर इसी एक्सप्रेशन में अगर तुम x को, y को, z को अगर बेटा 2, 3 और 4 रख दोगे, वापस आपका आंसर 169 जूल्स ही वापस आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए इस सवाल को, बढ़िया तरीके से कर लिया इस बात को। चलिए एक सवाल बेटा खुद कर लेना, ठीक है, और आंसर बेटा सारे के सारे बच्चे टेलीग्राम पर सेंड कर देना, ठीक है। आंसर बेटा तो अपन लोग खुद ही कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं एक ऐसे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, हम बेटा फोर्सेस लेट्स से एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, इसके कारण बेटा 0,0,0 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 50 जूल्स है। तो ये बता दीजिए कि किसी भी x, y, z पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, निकाल दें, आसान सा काम है, कर देना इसको, ठीक है। और बेटा आंसर किस भेज देना, टेलीग्राम पे भेज देना, आपस में कंफर्म कर लेना क्या आंसर आएगा। सबका आंसर सेम आएगा तो ठीक है बेटा, सही किया और क्या ना, ठीक है। आगे चलिए बेटा, हम ये तो सीख गए, हम बेटा ये तो सीख गए कि फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे माइनस साइन लगाकर तो बड़े आराम से काम बन जाएगा। उल्टा करते हैं अब, चलिए बेटा ये भी देख लेते हैं। हमारे पास बेटा सिचुएशन इस तरह से है कि अब हम उल्टा करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा और उससे हम कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लें। कंजर्वेटिव फोर्स दे रखा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे माइनस साइन लगा के इंटीग्रेट करके, ये हमें आइडिया लग गया। अब हम देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो फोर्स कैसे लेकर आएंगे। अब सुनना बेटा, सुनना, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है लेकिन ठीक है, डूएबल है। मान लीजिए कि आपका y और z जो है वो कांस्टेंट है। y और z अगर कांस्टेंट है तो ऑफ कोर्स चेंज इन y और चेंज इन z, बेटा dy और dz चेंज इन y और चेंज इन z तो होते हैं, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ये दोनों अगर जीरो हो जाएंगे तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि du इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहां से x एक्सिस के अलोंग कंजर्वेटिव फोर्स का जो कंपोनेंट है
वो मेरे पास आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमने y और z को किस तरह से ट्रीट किया है, जैसे वो कोई कांस्टेंट हो। कैसे ट्रीट किया बेटा? जैसे कोई वो कांस्टेंट हो। पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, जहां कहीं y और z दिखाई दे उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करें और बाहर एक माइनस साइन लगा दें, तो आपके पास फोर्स अलोंग x एक्सिस आ जाएगा। इसे बेटा हम पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें आपने y और z को तो बेटा कांस्टेंट मान लिया और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इसका एक साइन भी होता है डेल यू बाई डेल एक्स। बेटा ये तो डी यू बाई डी एक्स स्पेल करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेल यू बाई डेल एक्स। ये डेल वेल देख के घबराने की जरूरत नहीं बेटा। ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन नया आ गया, वही डिफरेंशिएशन है, बस y और z को कांस्टेंट मान लेना, सिर्फ और सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। ऐसे हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स। इस ऑपरेशन को बेटा क्या बोलेंगे हम? पार्शियल डेरिवेटिव। घबराने की जरूरत नहीं, जैसा डेरिवेशन अपन करते थे ना वैसा ही है। पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका x और z कांस्टेंट हुए, अगर आपके x और z कांस्टेंट हुए तो ऑफ कोर्स बेटा चेंज इन x और चेंज इन z आपके जीरो हो जाएंगे। चेंज इन x और चेंज इन z अगर जीरो हो जाएंगे तो ये वाले दोनों टर्म्स तो निपट गई, और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एफ वाई को मैं लिख सकता हूं। क्या बेटा? एफ वाई को मैं लिख सकता हूं माइनस डी यू बाई डी वाई। कब लिख सकते हो? तब लिख सकते हो जब आप x और z को कांस्टेंट्स की तरह ट्रीट करो। इस तरह के बेटा डिफरेंशियल को लिखने की स्टाइल क्या होती है? माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक, ऐसे ना लिखो तब भी चलेगा, बस सेंस पता होना चाहिए आपको। इसी तरह से अगर आपको फोर्स अलोंग z एक्सिस चाहिए, बेटा मैं सीधा लिख दूं तो आप क्या करना? माइनस साइन लगाना और जो भी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है उसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। x और y को ऑफ कोर्स कांस्टेंट मानना है। तो इस तरह से आप बड़े आराम से बड़ा फोर्सेस निकाल सकते हो। मैं करके भी दिखा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। तो कुल मिलाकर हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आ गया है। कुछ फोर्स x एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ फोर्स बेटा y एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ फोर्स आपका लेट्स से z एक्सिस के अलोंग है। जो फोर्स x एक्सिस के अलोंग है हम समझ गए कि दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। जो फोर्स y एक्सिस के अलोंग है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप। जो फोर्स z एक्सिस के अलोंग है दैट इज माइनस डेल यू बाई डेल z के कैप। ये बड़ा फोर्स लिखने की स्टाइल है, हम सब समझ गए। ये x एक्सिस के अलोंग फोर्स, ये y के अलोंग और ये z के अलोंग। हालांकि इसे लिखने की एक स्टाइल बेटा और भी है। क्या है? इसमें माइनस डेल बाई डेल एक्स आई कैप बाहर निकाल लो, डेल बाई डेल वाई जे कैप बाहर निकाल लो, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप ऐसे बाहर निकाल लो, टाइम्स ऑफ यू। ठीक है, एक्चुअल चीज तो यही है, ये तो सिर्फ ऐसे स्टाइल मारने के लिए है। इसको हम बोलते हैं बेटा डेल ऑपरेटर। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको? डेल ऑपरेटर। इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वैसे आप लोग कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हो, लेकिन ठीक है मैंने ऐसे बता दिया, आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। हालांकि इस सवाल में काम नहीं आएगा, ऐसे बेटा ठीक है आप लोगों को डराने के लिए था। ठीक है, और इसका एक साइन भी होता है बेटा, इसको आप एक साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को आप एक साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये साइन है, साइन का नाम होता है नेबुला। हालांकि बच्चा सोचता है कि सर ये तो डेल्टा होता है, तो इसको उल्टा डेल्टा बोल दूं। हाँ बोलने को तो बोल ही सकते हो, वैसे जो स्टाइलिश नेम है वो तो इसका नेबुला है। तो इसी को बड़ा क्या बोलते हैं? नेबुला साइन ऑफ यू। तो एक बात है बेटा, इसका एक नाम और है बेटा ग्रेडियंट। इसका एक नाम और है ग्रेडियंट। जब हम किसी चीज को पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। उसी चीज को अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो रेट बोलते हैं, पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ये सब बातें याद नहीं रखनी है, ठीक है, मैंने तो ऐसे लिख दिया ना, ये
कहीं आपको किसी बुक में दिख जाए तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए अरे यार हमने तो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना। मेन चीज़ तो ये है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए तो माइनस साइन लगा के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो यू को। वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए तो ऑब्वियस बात है बेटा वो यू को डिफरेंशिएट कर दो वाई के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन लगा देना। जेड एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स चाहिए तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को जेड के एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना और माइनस साइन लगा देना, आपका तो काम बड़े आराम से बन जाएगा, ठीक है बेटा, चल जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज, आप पता नहीं इतनी सारी बातों को कितना समझे हो कितना नहीं समझे हो, अभी चेक कर लेते हैं। मैं एक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म दे रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेस इज varying as u is equals to x square minus y square z। अलग अलग x, y और z पर पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी कर रही है। जैसे 0,0,0 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो x को 0, y को 0, z को 0 रख दो। 1,1,1 पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, x को, y को, z को 1,1,1 रख दो। आपको अलग अलग पॉइंट्स पर पोटेंशियल वैल्यू पता लग जाएगी। फाइंड the expression of कंजर्वेटिव फोर्स। बड़ा ऑब्वियस बात है कि ये जो पोटेंशियल है किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स से कॉरस्पॉन्डिंग तो होगी, आपको वो कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है, लिख देंगे। कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती थी तो माइनस साइन लगाकर इंटीग्रेट करते थे, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना होगा तो माइनस साइन लगाकर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। तो चलिए इस कंजर्वेटिव फोर्स का एक्स एक्सिस वाला अगर कंपोनेंट निकालना है तो माइनस साइन लगाकर पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अभी करता हूं बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो आएगा 2x, y और z को कांस्टेंट मानना है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आएगा 0। ये ले बेटा x एक्सिस के अलोंग आपका फोर्स आ गया -2x। सर मुझे y एक्सिस के अलोंग भी फोर्स चाहिए, बेटा तेरे को y एक्सिस के अलोंग फोर्स चाहिए तो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अभी कर देते हैं, माइनस साइन तो लगाना ही बेटा, एक्स स्क्वायर, एक्स और जेड को कांस्टेंट मानना है, एक्स बेटा कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन तो 0 माइनस, ठीक है बेटा जेड कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया 2 टाइम्स yz, 2 टाइम्स yz। किसी ने मुझसे पूछ लिया सर बताओ z एक्सिस के अलोंग फोर्स कितना होगा, बेटा कर दूंगा डिफरेंशिएट, माइनस साइन लगाकर किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन तो लगा ही दिया, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा z के रेस्पेक्ट में क्या आएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1, मेरे पास आ गया कुल मिलाकर y का स्क्वायर। ये लो बच्चों मेरे पास कुल मिलाकर कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया है, दिस आई कैप क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, दिस जे कैप क्योंकि ये वाई एक्सिस वाला है, दिस के कैप, दिस के कैप, ये हमारा आंसर बेटा। अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर फाइंड फोर्स एट पॉइंट 1,2,3, सर पॉइंट 1,2,3 पर फोर्स कितना होगा, बेटा एक्स को 1 रख दो, वाई को 2 रख दो और जेड को 3 रख दो, चेक कर लो, बड़ा फोर्स की वैल्यू आ गई -2x, एक्स कितना है 1 तो -2i कैप प्लस 2 टाइम्स वाई जेड, 2 टाइम्स वाई इंटू जेड, बड़ा वाई इंटू जेड कितना हो गया 6, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 12 जे कैप प्लस वाई स्क्वायर के कैप, बड़ा वाई की वैल्यू है 2 बड़ा प्लस 4 के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट। किसी ने मुझसे पूछा सर 10,10,10 पे फोर्स कितना होगा, बड़ा एक्स को 10, वाई को 10 और जेड को 10 रख दूंगा, मेरे पास बड़े आराम से वो वाला फोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बेटा इस बात को, सिंपल सी बात थी, कोई इसमें बड़ी इशू नहीं है, ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं। एक सवाल बेटा तुम्हारे करने के लिए भी दे देता हूं, खुद ही निपटा देना, छोटा सा सवाल होगा बेटा। पोटेंशियल एनर्जी, मैं कम आपको एक्सप्रेशन दे रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज लेट्स से एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, एक्सप्रेशन है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी बेटा किसी न किसी कंजर्वेटिव फोर्स से कोरस्पोंडिंग तो होगी, वो कंजर्वेटिव फोर्स आपको निकालना है बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। एक्सप्रेशन निकाल लोगे ना यार, ठीक है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मैं ही निकालता हूँ, तुमसे क्या करूँगा, चलो सेल्फ नहीं मैं कर देता हूँ। पता लगा बेटा मुझसे बहुत नहीं हुआ बेटा, मुझसे पूछा बताओ कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है तो कंजर्वेटिव फोर्स का एक्सप्रेशन बताओ। बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले उस कंजर्वेटिव फोर्स का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, बहुत सिंपल, पूरे एक्सप्रेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन लगा दिया। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं बेटा, वाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, यहां पर तो वाई और जेड है, दोनों कांस्टेंट मानना है क्योंकि डिफरेंशियल तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर रखा है। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, हटाओ से, माइनस जेड स्क्वायर बड़ा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, बड़ा कुल मिलाकर मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी वैल्यू आ गई है, 2x जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स XY। ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आ गया है। इसी तरह से अगर फोर्स अलोंग वाई एक्सिस निकालना है तो उसी एक्सप्रेशन को वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, कर देंगे बड़ा वाई के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, कौन सा बड़ा काम है, माइनस साइन लगाना मत भूलना। अब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 1 माइनस जेड कांस्टेंट है, बड़ा बाहर निकाल लो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में 2y। z और x तो दोनों कांस्टेंट हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो इन दोनों का बड़ा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन तो 0। मेरे पास ये आ गया है 2yz माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द फोर्स अलोंग y एक्सिस। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि सर फोर्स अलोंग z एक्सिस क्या होगा, बेटा दैट विल माइनस डेल u बाई डेल z। बड़ा करना जरा z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, निपट लिए बेटा। इसमें माइनस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, z का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बड़ा बाहर निकाल लो, और z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में बड़ा ऑफ कोर्स क्या आएगा 2z। और मेरे पास आ गया बेटा दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 2z एक्स स्क्वायर। मुझसे तो बड़ा आपने फोर्स पूछा है, बताऊंगा। कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, दिस आई कैप दिस जे कैप दिस के कैप। दिस के कैप। अगर किसी बच्चे ने मुझसे पूछ लिया कि सर बताओ फोर्स कितना होगा 1, 2, 3 पर, तो बड़ा क्या करोगे, x को 1, y को 2 और z को 3 रख देना। जो फोर्स आएगा बड़ा 1, 2, 3 पर आपका बड़ा आराम से फोर्स तो आ ही जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे यार। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये तो थोड़ा सा मैथमेटिकल सा बोरिंग सा काम तो था ही, इसके आगे बढ़ते हैं बेटा अपन, है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन को और सीखना है, समझना है, उसे देखते हैं। दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो चलिए हेडिंग लिखना बेटा। नेक्स्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम पे आऊँ
उससे पहले बेटा मैं एक बार मैकेनिकल एनर्जी क्या है उसको समझाता हूँ बेटा। इसे हम TMEC भी कह सकते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, सुनना बेटा, मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के समेशन को ही बेटा हम मैकेनिकल एनर्जी या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, चलो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम क्या कहती है इस पर आते हैं। सुनना बेटा, इसका तो सबसे पहला स्टेप ही है बेटा वो तो वेट का है। वेट क्या कहता है? वेट कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का जो वर्क डन है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सारे के सारे फोर्सेस को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनके वर्क डन को मैं इस तरह से बांट सकता हूँ कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। भाई जो इंटरनल फोर्स है उसमें या तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सॉरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स मेरे बच्चे हल्का फुल्का जानते हैं कि इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जानते हैं बेटा। प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक। मैं इससे लिख सकता हूं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ध्यान सुनना, हमारे पास एक अच्छी सी रिलेशन आ गई है कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट्स का जो वर्क डन है उसका जो जोड़ है, उसका जो समेशन है वो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल के बराबर आएगा। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इज बेसिकली चेंज इन बड़ा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुए उसको मैंने नाम दे दिया चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल तो हमारा टोटल मैकेनिकल एनर्जी था। तो यहां से कुल मिलाकर मेरे पास जो लाइन आई है फाइनली वो ये आई है, क्या आई बेटा? कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की जैसे फ्रिक्शन हुआ, विस्कस फोर्स हुआ, एयर रेजिस्टेंस हुआ, उनका वर्क डन प्लस कोई एक्सटर्नल एजेंट है तो उनका वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इनका अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा देगा, इनका अगर वर्क डन नेगेटिव हुआ तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को घटा देगा। अगर मान लीजिए, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूं बेटा, अगर मान लीजिए कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन, दोनों का ही वर्क डन अगर जीरो हुआ, अगर ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ऑब्वियस बात है कि चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी जीरो। चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो का अर्थ यह है कि जितनी टोटल मैकेनिकल एनर्जी पहले थी उतनी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी बाद में। इसका मतलब हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इट मीन्स दैट कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। मगर बेटा याद रखना, ये मैंने कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बोला है, ये मैंने सिर्फ तब बोला है जब एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो हो। उस केस में आप कह सकते हो कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल जो हो फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल के बराबर होगी। ठीक है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट तो ये था, इसी से ये आया है, लेकिन ये तो हमेशा वैलिड है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उनका वर्क डन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमेशा वैलिड है। लेकिन इसका स्पेशल केस ये है,
और ये स्पेशल केस सिर्फ कब है, जब ये दोनों वर्क डन जीरो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमेशा लगेगी, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम सिर्फ तब लगेगी जब आपके सिस्टम पर एक्सटर्नल एजेंट का और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो भी सकता है, ना भी हो, वर्क डन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होना नहीं चाहिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका वर्क डन नहीं होना चाहिए। मैंने कंडीशन वर्क पे लगाई है, फोर्स पे नहीं लगाई है। अगर एक्सटर्नल एजेंट के और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन अगर जीरो हुए तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसका मतलब इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर रहेगी। मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, U इनिशियल माइनस U फाइनल इज इक्वल्स टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। इसका अर्थ एक तरह से ये हो गया कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है ऑफ कोर्स उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, तभी तो सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम है। तो इसी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी उल्टा भी हो सकता है बेटा, कि पता लगा कि ना काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो हम बोल देंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो एक ही बात को सोचने के 2-3 तरीके हो गए। चलिए बेटा, मैं स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ कि फाइनली मैं आपको स्टेटमेंट लिखा दूँ। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग स्टेटमेंट समझ गए हो कि स्टेटमेंट क्या होने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस and work done by external agent on a system are zero, then total mechanical energy of system is conserved। बड़ा कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर होंगे, ठीक है। और इसको एक दूसरे शब्दों ने बोल दिया कि ऐसे बोलते ना कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, या फिर लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल। अच्छी थ्योरम बेटा, काम आ सकती है। लेकिन मान के चलना कि इस टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का जो जनक है, मतलब जो एक तरह से फादर है, वो तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। हम ये सब कुछ कहाँ से लेके आए? वर्क एनर्जी थ्योरम से लेके आए। बल्कि वर्क एनर्जी थ्योरम से तो सारे सवाल बन रहे थे, इससे तो सिर्फ और सिर्फ वही सवाल बनेंगे जिसके अंदर एक्सटर्नल एजेंट और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन जीरो हो। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जैसे मान लो कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम से बनने वाले सवाल हैं, तो ये TMAC से बनने वाले सवाल हैं, ठीक है। ये कौन से सवाल हैं? बाकी वाले बेटा वो सवाल है जिसके अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के और एक्सटर्नल एजेंट्स के वर्क डन है। तो ऑफ कोर्स ना वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी सी बड़ी थ्योरम है, उससे हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं। आपने सवाल करके देखिए भी, आपको आइडिया है इस बात का कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा बोर किया, मुद्दे पे आते हैं। मैं आपको कुछ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम पर सवाल करा रहा हूँ। मैं बेटा कुछ सवाल TMAC पे करा रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से करने लायक सवाल हैं, बढ़िया सवाल हैं, अच्छे से प्यार से करने वाले सवाल हैं, देखिएगा बेटा। और हो सकता है कि ये वाले सवाल को देखकर आपके पहले दिमाग में ही आए कि सर इसको मैं वेट से कर लूँगा। हाँ बेटा कर सकते, मना थोड़ी कर रहा हूँ। बल्कि वर्क जो हमने TMAC पढ़ी है उसका पहला स्टेप ही क्या था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे मैं सवाल लिखूंगा ना, तो सवाल लिखते ही आपके दिमाग में आएगा कि सर इतना सब करने की क्या जरूरत है, मैं वेट लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे तो बताना है, सिखाना है, तो मैं तो बेटा अपना काम करके रहूँगा, ठीक है। तो चलिए सवाल बेटा एक बार तो थोड़े से वही हैं जो मैंने आपको पहले से करा रखे हैं। 1-2 सवाल बेटा मैंने जो करा रखे हैं वही वापस से करा रहा हूँ। बस पहले जो सवाल कराया था वो बेटा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से कराया था। अब मैं सवाल आपको TMAC से करा रहा हूँ। ये आपके पास बेटा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये बेटा आपकी नेचुरल लेंथ पे है। ये जो सरफेस है बेटा ये रफ नहीं है, ये स्मूथ है। इसके ऊपर बेटा ये एक ब्लॉक है,
m मास का, और इस ब्लॉक को मैंने सामने की तरफ वेलोसिटी दे दी है v इनिशियली। ये ब्लॉक जाएगा 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 और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। सवाल आपको याद आ गया होगा, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बेटा स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा ये बताओ। बिल्कुल करेंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा उस टाइम पर बेटा इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो घटते 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 ज़ीरो हो जाएगी, और ऐसे बेटा ज़ीरो हो जाएगी। और इस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका है ऐसे। इस टाइम पर तुम जानते हो पक्की बात है ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो होनी ज़रूरी है। अगर जीरो नहीं हुई तो इसका मतलब ब्लॉक और अंदर जा रहा है, ब्लॉक अगर और अंदर जा रहा है तो और कंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैक्सिमम कंप्रेशन है तो वेलोसिटी यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। देखिए कौन से फोर्स है, mg है, नॉर्मल है, दोनों का वर्क डन जीरो है। स्प्रिंग ज़रूर है, उसका वर्क डन तो है, लेकिन स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। हम जानते हैं कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई किसी प्रकार का कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, ऐसा कोई फोर्स है ही नहीं नॉन कंजर्वेटिव जिसका वर्क डन सिस्टम पे हो। तो आप कह सकते हो कि हम बड़े आराम से पूरे के पूरे सिस्टम पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक। पोजीशन 1 से लेकर पोजीशन 2 तक हम बड़े आराम से TMAC लगा सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कितनी है, हाफ mv²। इनिशियल स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, जीरो। बाद में आपके इस ब्लॉक के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, जीरो। इस स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के x मैक्सिमम का स्क्वायर। इसको दूसरे शब्दों में बच्चा ये भी सोच सकता है कि सर लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी कितनी घटी है, हाफ mv²। पहले हाफ mv² थी, बाद में जीरो हो गई, उतनी पोटेंशियल बढ़नी चाहिए, तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ के x²। जैसे लिखना चाहता है वैसे लिख सकते हो। हाफ से आपका हाफ कैंसिल और आपके x मैक्स की वैल्यू आ गई है। अरे बेटा कितनी वैल्यू आ गई है, x मैक्स की वैल्यू √m/k इंटू, दिस इज द आंसर। यही इसी तरह के सवाल बेटा हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में भी किए थे, बिल्कुल मोर और लेस वही सारी सारी कहानी है। अगर यही सरफेस अगर रफ हो जाती है तो फिर आपका फ्रिक्शन का वर्डन आ जाता। फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर क्या हम TMAC लगा पाते हैं क्या, नहीं। तो क्या हम सवाल छोड़ देते क्या, नहीं नहीं सवाल नहीं छोड़ देते, सवाल तो हम तब भी कर लेते, लेकिन फिर मैं क्या लगाना पड़ती, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ती। ठीक, चलिए बच्चों एक और सवाल करते हैं बेटा। हालांकि सिचुएशन जो है सवाल की वो वही है जो बेटा हमने पहले से कर रखी है, मैं थोड़ा सा है ना चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, कि आपको ऐसा ना लगे यार सर तो वही सवाल कराते रहते हैं, तो मैं थोड़ा जानबूझ के सवाल को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं जानबूझ के सवाल को चेंज कर रहा हूँ। सवाल बेटा वही है, सिचुएशन वही है, तो आप थोड़े बोर ना हो जाओ, तो मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, है ना। इतना तो झेल लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आपके पास इस तरह से फिक्स्ड सीलिंग है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है, और इसके साथ हमने एक ब्लॉक बांध रखा है ऐसे, और हमने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया है। अब जैसे इस सिस्टम को रिलीज कर दिया हमने तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर रखा है। पहले स्पीड बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी, इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन एंड समथिंग लाइक दैट। जब एक्सटेंशन mg/k होगा, जब आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, उस टाइम पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, वगैरह वगैरह सारी बातें अपन ने कर रखी हैं, सब कर रखा है अपन ने। ठीक, मेरा सवाल बेटा आपसे ये है, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when extension in the spring is mg/2k। mg/2k जब एक्सटेंशन होगा उस टाइम पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। सोचते बेटा, ब्लॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया,
कभी ना कभी बेटा ब्लॉक पहुंच गया लेट से यहाँ कहीं, इस टाइम पर एक्सटेंशन है, सवाल के हिसाब से अगर देखें तो कितना एक्सटेंशन है बेटा, mg/2k। अगर एक्सटेंशन mg/k हो जाता है ना फिर तो बेटा स्पीड मैक्सिमम होती है, ये स्पीड मैक्सिमम नहीं है, ये बेटा स्पीड मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम नहीं है इस बात को मैं ऐसे भी समझा सकता हूँ कि इस टाइम पर ब्लॉक पर नीचे की तरफ तो लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है kx। बेटा x की वैल्यू है mg/2k, तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है mg/2। नीचे की तरफ है mg, ऊपर की तरफ है mg/2, तो नेट फोर्स है नीचे, तो एक्सलरेशन है नीचे, वो एक्सलरेशन तो अभी तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ाएगा। वो अलग बात है कि बढ़ाएगा, मुझसे ये वाली वेलोसिटी पूछी है, मुझसे ये नहीं पूछा कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है या नहीं है, मुझसे पूछा कि वेलोसिटी कितनी होगी, निकाल लेंगे। ये वाली वेलोसिटी मैं आपको सिखा चुका हूँ कि वेट से निकालना, सिखा रखा बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा वेट लगा दो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, TMAC की। अब TMAC मुझे कहता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मुझे कहता है कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। पहले सोच लो कि क्या TMAC लगा सकते हैं क्या। आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ है नहीं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, mg और स्प्रिंग फोर्स है। mg और स्प्रिंग फोर्स तुम्हारे पहले से ही कंजर्वेटिव है, तो हम बड़े आराम से TMAC लगा सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान देना, दो टर्म आएंगी बेटा, एक तो ग्रेविटेशन की और एक स्प्रिंग की, दोनों आएंगी। इनिशियल काइनेटिक बेटा रिलीज की है तो मैंने लिख दी 0, चलेगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, अरे भाई नेचुरल लेंथ पे है तो हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर, बेटा एक्सटेंशन 0। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं, मर्जी है बेटा आपकी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कहीं पर भी 0 मान सकते हो और उसके हिसाब से लिख लिया करो। तो मैंने सोचा कि मैं इसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेता हूं। सर मैं यहां पर 0 मान लो, यहां पर कहीं 0 मान लो बेटा, फाइनल आंसर का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर अगर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गई है 0, यही 0 मान ली मैंने। ठीक, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बेटा काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ mv²। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दो पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स है, एक तो बेटा स्प्रिंग की आएगी हाफ के जो भी एक्सटेंशन है, कितना एक्सटेंशन है मेरे प्यारे बच्चों, mg/2k का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, मैंने तो बता रखी है, यहां पर 0 है तो यहां से h हाइट ऊपर होती है प्लस mgh, यहां से h हाइट नीचे होती है माइनस mgh। तो आप बोल देना कि सर यहां के नीचे होगी माइनस mgh। h कितना है बेटा, h है मेरे ख्याल से mg/2k। कर लो बेटा सोल्व, और क्या बताऊं इसमें तेरा, आ जाएगा आपका आंसर। इस हाफ से बेटा ये हाफ कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया है mv² इज इक्वल्स टू m² g² m² g² माइनस m² g² 4k। ठीक है ना, एक m भी कैंसिल हो गया और हमारे पास v की वैल्यू आ गई है, g तो बड़ा बाहर आ गया, रूट ऑफ 3m/4k। कैलकुलेशन में चेक कर लें एक बार, m हाँ बेटा 3 आएगा, 3m/4, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये बेटा सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहां 0 ना मानी होती, और सर मैंने इस नीचे वाली पोजीशन पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर 0 मान ली होती तो क्या होता बेटा, अगर तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मान ली होती तो इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन में तो कहता है कि सर इनिशियल काइनेटिक 0, इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो यहां 0 मान ली तो यहां पर तो लिखता प्लस mgh, तो मतलब प्लस mg इंटू mg/2k, क्योंकि h तो mg/2k, और बाद में यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये लिख देता, स्प्रिंग की पोटेंशियल ये देता, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो यहाँ 0 मान ही रखी थी। सेम इक्वेशन आ गई बेटा, यहाँ पर m² g² 2k इधर आ गया, यहाँ पर m² g² 2k इधर आ गया, उधर माइनस के साथ इधर आता प्लस के साथ। तो आप कहीं भी मान सकते हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपका मन करे वैसे करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
मैं फिर से बोल दूं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको जहां कहीं ठीक लगे आप वहां मान सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाली जो बात है ना, ये समझाने के लिए मैं एक सवाल आपसे और पूछ रहा हूं कि आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ जाओ, इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और पूछ रहा हूं। सुनना बेटा, आपके पास सिंपल एटवुड मशीन का जुगाड़ है, हमारे पास ये फिक्स्ड पुल्ली है, स्मूथ पुल्ली है, इसके ऊपर बेटा हम लोगों ने ऐसे मासलेस स्ट्रिंग लपेट रखी है, ऐसे मासलेस स्ट्रिंग लपेट रखी है। ठीक है, सब आइडियल कंडीशंस हैं। और मेरे पास यहां कहीं बड़ा एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg, इसका मास बड़ा मेरे पास है 1 kg। हालांकि हम इस पूरी सिचुएशन का अच्छा खासा एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक, मैंने इस सिचुएशन को रिलीज किया, जैसे सिस्टम पड़ा था उसको रिलीज किया। 2 kg बड़ा ऑब्वियस बात है नीचे आएगा, 1 kg ऊपर जाएगा। मेरा सवाल ये है, फाइंड speed of 2 kg when it descends by 2 मीटर। जब ये 2 मीटर नीचे आ जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? तो सोचते हैं बेटा, ये आपके पास बड़ा पुल्ली, ये फिक्स है, सारी कंडीशंस बड़ा बिल्कुल आइडियल हैं। ये बड़ा एक ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा, थोड़ा एक ब्लॉक आपका नीचे आएगा। ठीक है बेटा, ये 2 मीटर आया है नीचे, ये 2 मीटर गया है ऊपर। यहां पर टेंशन T, तो बेटा सेम टेंशन T की कंडीशंस आपकी आइडियल है। ये 2 kg का, बड़ा ये आपका 1 kg का। अब देखो बेटा, पहली बात तो मैं TMAC लगा रहा हूं। सर क्यों लगा रहे हो? बेटा इसलिए कि कोई एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन का फोर्स है नहीं। सर टेंशन, बेटा टेंशन के फोर्स का वर्डन 0 है। चेक कर लें, यहां पर टेंशन है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, तो -T/2 वर्डन आ गया। वही टेंशन इस ब्लॉक पर लग रही है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो इस पर वर्डन आ गया +T/2। तो जितना वर्डन इस पर नेगेटिव किया है उतना ही वर्डन इस पर पॉजिटिव किया, तो टेंशन का वर्डन तो कैंसिल हो गया। आप पूरे सिस्टम की, देना इसे पूरा सिस्टम, तो 2 kg और 1 kg की मिलाकर आप बड़े आराम से TMAC लगा सकते हो। तो हम लगा रहे हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑन सिस्टम, अकेले ब्लॉक पर नहीं बेटा, दोनों ब्लॉक को मिलाकर। चलिए बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? कोई स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर 0 होगी? जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए मैंने ऐसा मान लिया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैंने ऐसा मान लिया। और मेरे पास आ गया कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक? रेस्ट पे दोनों रेस्ट पे। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? और बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जहाँ अपन 0 मान रहे हैं तो इसकी भी 0, इसकी भी 0, सारी 0। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? इसके पास अगर स्पीड है v नीचे की तरफ, वो मुझे निकालनी है, तो इसकी स्पीड भी v ऊपर की तरफ, वो मुझे निकालनी है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 × 2 × v²। इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 × 1 × v²। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आएगी +mgh। कितना मास है इसका बेटा? 1, तो आएगा +m × g × h। यहाँ पर 0 है तो यहाँ से नीचे -mgh, माइनस बेटा कितना मास है? 2 × 10 × h। बन गया बेटा काम। तो v² - v²/2, सॉरी बेटा v² + v²/2, 3v²/2, v²/2 + v²/2, 3v²/2।
बेटा ये कितना आ गया 40 माइनस 20, बेटा कितना आ गया 20। मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 40/3, बेटा v की वैल्यू आ गई √40/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास बेटा वेलोसिटी आ गई। ठीक है बेटा, अगर कोई बच्चा बोलते है कि सर मैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मानूंगा, यहाँ मान लो बेटा, और फिर उसके हिसाब से वापस से लिख लो, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, वी आपका एग्जैक्टली वापस से यही आएगा। कोई बच्चा कहते सर मैं तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 मानूंगा और उसके हिसाब से सारी सारी पोटेंशियल लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकते बेटा, आपका आंसर अगेन एग्जैक्टली सेम आएगा, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एक बात अब इसमें ना, अब इसमें कोई बच्चा इस बात को एक तरीके से और सोच सकता है, वो कह सकता है कि देखो सर शुरुआत में सिस्टम के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, बाद में सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है, तो पक्की बात है कि काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी, तो पक्की बात है कि पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी। तो एक तरीके से और कह सकते हो कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी है शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितनी बड़ी है। अब देखो 2 kg का ब्लॉक 2 मीटर नीचे आ गया तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है 40। 1 kg का ब्लॉक 2 मीटर ऊपर चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा बढ़ गई, कितनी mgh 1 × 10 × 2 20 जूल बढ़ गई है। मैं तो बड़ा घटना लिख रहा हूँ, तो माइनस लगा देना भाई, मैं तो लॉस इन पोटेंशियल लिख रहा हूँ ना, ये तो बड़ी है तो उसको माइनस कर देना। 40 घटी थी 20 बढ़ गई, तो कुल मिलाकर लॉस इन पोटेंशियल कितनी हुई है 20। दिस लॉस इन पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। गेन इन काइनेटिक आप सीधा लिख सकते हो कि सर हाफ, दोनों का मास मिलाकर हो गया 3 × v²। सर क्यों ऐसा कैसे कर दिया भाई, दोनों के पास स्पीड तो बराबर ही है, तो हाफ × 3 × v², तो आप बड़े आराम से ले सकते हो 3/2 × v², और v की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई √40/3। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे कि बहुत ऐसा बड़ा इसमें इशू है नहीं कि कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलिए बच्चों, एक छोटा सा सवाल और करते हैं, समझते हैं बढ़िया से, बढ़िया से समझते हैं। सुनना बेटा, आपके पास ये एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है बेटा। इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है ये आपके पास थीटा है। नीचे नीचे ये आपके स्प्रिंग लगा रखी है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये नेचुरल लेंथ पे है। ये जो सरफेस है बेटा ये स्मूथ है, किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये जो स्प्रिंग का हिस्सा है ना बेटा, यहां से L डिस्टेंस दूर से मैंने एक m मास के ब्लॉक को रिलीज किया है। बेटा रिलीज करना मतलब इनिशियल स्पीड तो इसकी 0। ठीक है ना, ब्लॉक आएगा आएगा आएगा, स्प्रिंग को टच करेगा बड़ा, फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कभी ना कभी वेलोसिटी बड़ा ब्लॉक की क्या हो जाएगी 0। जिस टाइम पर ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 0, उस टाइम पर स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, वो कंप्रेशन मुझे निकालना है। इस तरह के सवाल, इस तरह के सिचुएशन तो हम लोग वेट से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये वाला सवाल तो बड़ा TMAC से भी हो सकता है, क्योंकि सरफेस तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, तो आप TMAC से भी आंसर दो निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो बेटा सवाल ये है, फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन, सॉरी बेटा स्प्रिंग में तो क्या आएगा कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। तो चलो बेटा, मैंने ऐसा मान लिया कि ब्लॉक गया 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 और फाइनली यहां कहीं पहुंचा। जब फाइनली यहां कहीं ब्लॉक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और स्प्रिंग के अंदर बड़ा ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा x मैक्स। इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक मैं TMAC लगा रहा हूँ। TMAC लगाना दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल का वर्ड 0 है। सर ग्रेविटी, बेटा ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है। सर स्प्रिंग फोर्स बेटा कंजर्वेटिव फोर्स है।
कंजर्वेटिव फोर्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल हम डिफाइन कर लेते हैं और हम बड़े आराम से टीएमएसी लगा सकते हैं। टीएमएसी लगाने के लिए बेटा मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए मुझे कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो माननी पड़ेगी। अगर मैंने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली तो इसके लिख दूंगा प्लस mgh। अगर मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो मान ली तो जब ये नीचे होगा तब मैं उसके लिख दूंगा माइनस mgh। एक ही बात है बेटा, इधर की तरफ आएगा तो प्लस mgh आएगा, उधर की तरफ आएगा तो माइनस mgh आएगा। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जहाँ मन हो वहाँ मान लो। तो चलो मैंने यहाँ मान लिया कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मैंने ऐसा मान लिया, भाई कहीं तो मानना ही था। जब ब्लॉक को रिलीज किया तो काइनेटिक तो जीरो, रिलीज किया तब बड़ा स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पे थी तो उसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी mgh। ये वाली हाइट है कितनी, कोई मुश्किल थोड़ी बेटा है सोचना। ये L है, ये x मैक्स है, यहां से अंत तक की टोटल डिस्टेंस होगी L प्लस x मैक्स और ये वाला एंगल थीटा। तो आप कह सकते हो कि ये है L प्लस x मैक्स का साइन थीटा। तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आ गई है mg L प्लस x मैक्स का साइन थीटा। हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अरे भाई मैक्सिमम कंप्रेशन है बड़ा, वहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। सर स्प्रिंग के पास कितनी एनर्जी, बड़ा स्प्रिंग के पास एनर्जी आएगी हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा यहां पर तो मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रखी है। हो गया बेटा खत्म मामला आपका, कर लोगे सॉल्व। बेटा एक्स मैक्स में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व कर लेना। दो रूट्स आएंगे, पॉजिटिव वाला आंसर बता देना, कंप्रेशन नेगेटिव तो हो नहीं सकता बेटा, ठीक है ना, वैल्यू तो बड़ा पॉजिटिव आएगी ना उसके, तो आप वो निकाल लेना, ये रूट्स निकाल लेना और एक्स मैक्स की जो वैल्यू हो वो बेटा मुझे बता देना, ठीक है ना। कंप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी बेटा, वो कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो आप हमें बता देना, वो अपना आंसर लिख लेंगे। ऐसा नहीं कि सवाल कोई बहुत ही शानदार था कि हाँ भैया ये वाला सवाल तो सिर्फ और सिर्फ टीएमएसी से होगा और किसी तरीके से होगा ही नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं बेटा। ये वाला सवाल तो हम बड़े आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम से भी तो कर ही सकते थे, कोई इशू नहीं था इसके अंदर तो, ठीक। लेकिन हम एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें समय बिताया है। कुछ सवाल टफर साइड के भी होंगे जिनको बड़ा ऑब्वियस बात है कि टीएमएसी से करना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं।